हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइन एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गुमेंट्स को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं, जैसे आइलर्स फार्मूला, डे मूवियर्स थ्योरम और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आपके सिलेबस में भी है, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और यकीन मानिए हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टडी को बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइलर्स फार्मूला। आइलर्स फार्मूला क्या होता है? दैट इज बहुत ईजी होता है। दैट इज e⁻i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप, एकदम आसान सा है, छोटा सा। e⁻i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। और ये एकमात्र फॉर्मूला आपकी पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगा, बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हैं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा जैसे फॉर्मेट को ये e⁻i थीटा में कन्वर्ट कर देता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्मेट में लाया जा सकता है और e⁻i थीटा के फॉर्मेट में लाया जा सकता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स या पोलर फॉर्म जिसे बोलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पोलर फॉर्म क्या होता है। अभी ये समझो कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऐसे फॉर्मेट में ला सकते हैं जिसमें cos थीटा प्लस i sin थीटा ये वाला जो है पार्ट होगा, ठीक है। और चूंकि ये पार्ट होता है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, सो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, एब्सोल्युटली ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू शुड नो इट, बिकॉज आप कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्यूब रूट्स निकालने हैं, आपको फोर्थ रूट निकालना है, आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कर पाओगे। अभी देखना कैसे, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी में। सो इसका प्रूफ अगर आप जानना चाहते हो, कुछ लोगों को होगा कि सर इसका प्रूफ क्या होता है, तो मैं बता दूं इसका प्रूफ अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उससे नहीं होगा, लेकिन जो लोग लिमिट्स पढ़ चुके हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग लिमिट्स पढ़ चुके हों या फिर आप लोग आगे चलकर लिमिट्स पढ़ेंगे, तो जब भी लिमिट्स पढ़ाई जाती है तो आपको तीन चीज़ें बताई जाएंगी लिमिट के पहले ही दिन। एक cos थीटा का एक्सपेंशन, नेक्स्ट sin थीटा का एक्सपेंशन और थर्ड e⁻θ का एक्सपेंशन, e⁻θ का एक्सपेंशन। ये तीनों एक्सपेंशंस आपको बताए जाएंगे, ठीक है। आप इन तीनों को मीन्स cos थीटा प्लस sin थीटा को RHS में रख देना और e⁻θ से e⁻i थीटा को कैलकुलेट कर लेना। आप पाओगे कि LHS इज इक्वल टू RHS है, ठीक है। सो उसका प्रूफ मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, बट आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ आइडिया एंड almost the total proof, because you have to just write the expansions and just verify it, okay. Next thing comes, that is very important, de Moivre's theorem। de Moivre's theorem बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम अपने आप में जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है किसी भी स्क्वायर रूट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की किसी भी पावर को आपको कैलकुलेट करने की पावर देती है। बहुत आसानी से आप कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पावर कैलकुलेट कर पाओगे। अभी देखते हैं हम क्या होती है वो डे मूवियर्स थ्योरम। राइट नाउ वी हैव टू स्टार्ट डे मूवियर्स थ्योरम। ये एक्चुअल में होती क्या है, सो इसको ध्यान से देखना। इस डे मूवियर्स थ्योरम के दो फॉर्मेट हैं। फर्स्ट वन इज वेरी इजी, सेकेंड वन इज आल्सो इजी, बट कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, फर्स्ट वन ही अप्लाई कर देते हैं सेकंड वन की बजाय, तो दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है दोनों के। सो दोनों को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो हम फर्स्ट फॉर्मेट लिख रहे हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये होती है डे मूवियर्स थ्योरम।
लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है where, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने ये मिस कर दिया देन यू विल बी मिसलीडिंग टू द डिमोवियस थ्योरम। आप डिमोवियस थ्योरम का जो है गलत इस्तेमाल भी कर देंगे। n इज इंटीजर, z को मैं इंटीजर से रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं लिख भी देता हूं n इज इंटीजर, ठीक है। मीन्स n जो है एक इंटीजर होना चाहिए। अगर n इंटीजर नहीं है तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो थ्योरम लिखी हुई है, आप इसे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। n क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ होना चाहिए। 0 हो सकता है, -1 -2 ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। मीन्स रेशनल नंबर या इररेशनल नंबर्स नहीं होंगे अदर देन इंटीजर्स, इंटीजर्स को छोड़ करके, ठीक है। तो आप n की जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लोगे, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना। मतलब अगर आपको बोला जाए कि आप सर जो है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है सर, हम कर देंगे इसे cos n थीटा मीन्स cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। ये तो बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 1/2, ठीक है, ये होगा। अब इसे कैलकुलेट करो, तो आप इससे नहीं कैलकुलेट करना, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना, बिकॉज इसका क्या रीजन है, अभी हम इसके जस्ट बात सीखेंगे कि इसका रीजन क्या है। लेकिन अभी इतना समझो कि ये फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई करना है जब आपका n इंटीजर हो, n मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं करोगे ये फॉर्मेट। इसके लिए जो हम डिमोवियस थ्योरम का जनरलाइज्ड फॉर्मेट देखेंगे, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमें पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज जब तक हम वो थ्योरम नहीं पढ़ते हैं हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें क्यों ये वाली जो है थ्योरम अप्लाई नहीं करनी है हर जगह पर। अगर n हमारा रेशनल नंबर है, एक फ्रैक्शन है, तो हमें ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करना है, ये समझने के लिए। और आपके सिलेबस में भी है अगली थ्योरम जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अगर आप एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो आप एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखिए तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इवन जब भी आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और इवन आप क्लास 12th में भी, आप 11th में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है एक्चुअल में ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, बट दे आर यूजिंग इट, दे आर अप्लाइंग इट कंटिन्यूअसली, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है एक छोटी सी और बात बता दूं मैं आपको उससे पहले कि अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो, अगर आप डिमोवियस थ्योरम का प्रूफ देखना चाहते हो तो बहुत आसान है। अभी जस्ट इसके पहले मैंने आइलस फॉर्मूला बताया था, एक्चुअल में आइलस फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन है। आप छोटा सा प्रूफ है मैं लिख देता हूं, ठीक है। आपका जो LHS है, देखिए ये क्या है, e टू द पावर आई थीटा, e टू द पावर आई थीटा टू द पावर n हो जाएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर n आई थीटा, ठीक है। फिर से आप आइलस थ्योरम लगा दोगे, मीन्स आइलस फॉर्मूला, तो आपको ये मिल जाएगा। तो बहुत आसान है इसका प्रूफ, दैट्स वाई मैंने जो है आइलस फॉर्मूला बताया था, अदरवाइज देयर वाज नो नीड, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लेवल पे, बट मैंने उसे बता दिया था बिकॉज आपको ये प्रूफ समझ आ जाए, ठीक है। आप ये प्रूफ अब अपने आप से कर सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए वी विल मूव टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये एक ऐसी थ्योरम है जिस पर पूरी की पूरी अलजेब्रा जो है टिकी हुई है, जैसा कि इसका नाम ही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अभी ये होती क्या, आप लोग क्लास 10th या इवन 8th से या फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, फिर आपको थोड़े से बड़े पॉलिनोमियल्स दिए जाते हैं, फिर डिग्री 3, फिर डिग्री 4, ठीक है। तो आप उनके फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 11th तक आते आते आप ट्राइनोमियल तक के जो है आप आसानी से, सॉरी ट्राइनोमियल नहीं, जो क्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री 3 हो, ठीक है, वो उनको जो है आप आसानी से कर सकते हो। तो उनके फैक्टराइजेशन आपको आते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आप फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए x² + 1,
तो आप इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हो बिकॉज उस टाइम तक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होते हैं। बट जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं x माइनस आई और x प्लस आई के फॉर्मेट में। मतलब इसकी डिग्री 2 थी तो हमें 2 फैक्टर्स मिलने ही मिलने थे। अगर हमें कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना रहता, मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 1 है, तब अगर ये फैक्टराइज होता है तो हमें 2 फैक्टर्स ऑलरेडी मिलते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। बट कई बार होता है हमें कॉम्प्लेक्स में करना पड़ता है, ठीक है, तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स में करते हैं तब भी हमें 2 ही फैक्टर्स मिलते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये तो एकदम क्लियर बात है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा पॉलिनोमियल है, क्या कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 से कम फैक्टर हो, मतलब कि उसके फैक्टर ही ना हो। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टडी कर चुके हो तो आप आंखें बंद करके कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दो, ठीक है, और जो है सीधे जो है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई होप आप लोगों को पता है क्लास 10 से, इसलिए मैं नहीं नोट कर रहा हूं यहाँ पे। आप उसको लगा करके जो है 2 फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप आसानी से 2 फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो क्वाड्रेटिक के। वो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स में आए, ठीक है, दैट इज पॉसिबल कि वो कॉम्प्लेक्स में आए, एब्सोल्युटली पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 ना मिले। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा और डिग्री हाई करेंगे, मीन्स अगर आप x क्यूब, मीन्स अगर आपकी पावर 3 है यहाँ पर x क्यूब प्लस 5, अभी आप बोलोगे सर इसका क्या आएगा। अगर आपसे करने को बोला जाए कि इसका फैक्टराइज करो या फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, x क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, तो आप जनरली क्या करोगे, आप सिंपल सा काम करोगे, सर इसको सॉल्व करने के लिए x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5 टू द पावर 1/3। एब्सोल्युटली ये आंसर सही है, ठीक है, लेकिन आंसर तो सही है, लेकिन यहां पर आपने सिर्फ एक आंसर निकाला है, सिर्फ एक आंसर, जबकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अभी हम स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपके 3 आंसर्स आने चाहिए थे। इसकी पावर 3 थी, सो x की 3 वैल्यूज आनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। आपको तो एक ही मिली, 2 कहाँ है, 2 मिलेंगी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसके तो 3 आते हैं, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। फिर nth रूट ऑफ यूनिटी भी होता है, सब कुछ आ जाएगा आपको, बस आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा समझिए। यहां पर 2 था, पावर 2 थी, मीन्स डिग्री 2 थी, तो हमें 2 फैक्टर्स मिले। यहां पर पावर 3 है तो हमें कितने मिलने चाहिए, 3। सिमिलरली अगर पावर 4 हो तो हमें 4 फैक्टर्स मिलने ही चाहिए। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, उससे कम नहीं होने चाहिए, आपको 4 मिलने ही चाहिए। हाँ, इसकी क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो इस बात की क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि दोनों फैक्टर्स रिपीट हो जाएं। मीन्स एक ही फैक्टर 2 बार 3 बार 4 बार आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसकी पावर 2 है तो 2 बार से कम आए, 2 बार आना ही पड़ेगा। अगर 3 है तो हो सकता है x माइनस 1 का क्यूब लिखा हो इसके, लेकिन 3 फैक्टर्स हैं, पहला x माइनस 1, दूसरा भी x माइनस 1 और तीसरा भी x माइनस 1। सो आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि जितनी डिग्री है, जितनी पावर है, उससे कम आपके फैक्टर्स आए या उससे ज़्यादा आए, ठीक है। अगर आप किसी भी सिनेरियो में ऐसा पा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं आप। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपसे बोला जाए अब आज के बाद 11th लेवल पे या फिर 11th के आगे आप 12th में जाएं, कहीं पर भी जाएं, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने को बोली जाए जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो, ठीक है, तो आप उसके कितने आंसर्स निकालोगे, आप उसकी जो मैक्सिमम पावर है, उसकी जो डिग्री है, आपको उतने आंसर्स कैलकुलेट करके देने। डजेंट मैटर आप कैसे करके देते हैं, बट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको आई होप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पता चल गई होगी। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द स्टेटमेंट। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है। आई हैव रिटन डाउन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। क्या लिखा हुआ है मैंने, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n जीरोज, हैज एग्जैक्टली n जीरोज। मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली लिख देना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव एग्जैक्टली n जीरोज
whereas the repeated zeros are also counted। मतलब अगर कोई जीरो रिपीट होता है, अगर 2 बार आता है तो हम 2 बार काउंट करेंगे, 3 बार आता है 3 बार काउंट करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उतने ही जीरोज हमको मिलेंगे। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, बहुत आसान थ्योरम है, मैंने समझा भी दिया है ठीक ठाक। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप ये तो आपको समझ आ गया होगा। इसके क्या एप्लीकेशंस हैं आपको ऑलरेडी पता चल गए कि जितनी पावर है, जितनी डिग्री है, हमको उतने जीरोस कैलकुलेट करने हैं। कभी भी आप कोई भी जीरो मिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी दिया जाए x³ = x, ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। आप कैसे करोगे? देखिए, अगर आपने ये थ्योरम नहीं पढ़ी, आप क्लास 10th में, ठीक है, आप छोटा सा काम करोगे, आप x कैंसिल कर दोगे, बोलोगे सर x² = 1 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, x = ±1, ठीक है। वो क्लास 10th तक इसे सही माना जा सकता है, बट फ्रॉम राइट नाउ, आज के बाद नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या थी? 3। आपको आंसर्स कितने चाहिए थे? 3। आपको आंसर्स मिले कितने? 2। बहुत गलत है, आपको सिर्फ 2 ही आंसर्स मिले। वाई? व्हाट इज द रीजन मैन? बिकॉज आपने एक x कैंसिल कर दिया था। आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको इस x को इधर लेके आना है। नाउ सॉल्व इट। आप इसे सॉल्व करोगे, x कॉमन आएगा, x² - 1 = 0, ठीक है। x = 0 आपने छोड़ दिया था, एक आंसर यहां से मिलेगा, x = 0। तो आप जब भी कैलकुलेट करो आंसर्स को, तो आप लास्ट में जरूर देखो कि कितने आंसर्स आ रहे हैं और हमको कितने कैलकुलेट करने चाहिए थे। और इसी वजह से कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार आता है कि कितने जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करो, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर आप ऐसी मिस्टेक्स करेंगे तो हर्जाना अभी को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अभी अपने को जो है ये पता चल गया कि जितनी पावर है x³ तो 3, ठीक है, x² है, x² = 1 तो 2 मिले, ठीक है। चलिए, यहां पर x² = 1 है। अब सोचो जरा सा, मान लो x² = -1 हो, तो x क्या आएगा? -1⁻², ठीक है। अब सवाल ये है कि -1⁻½ यही आएगा। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये है तो यहां से 2 आंसर्स आने चाहिए, क्योंकि यहां से जो है x² था, यहां पर x² है, तो इसके कितने आंसर्स आने चाहिए? 2। तो x = -1⁻½ है, मीन्स पावर 1/2 है, तो कितने आंसर्स आने चाहिए? 2। सिमिलरली अगर पावर 1/3 हो, ठीक है, पावर 1/3 हो तो कितने आंसर्स आने चाहिए? 3। पावर 1/4 हो तो 4। मीन्स अगर पावर के अपॉन में 3 है, 2 है, जितना भी है उतने आंसर्स आने चाहिए। और यही वजह है कि अभी मैंने जो है आपको डिमोवियस थ्योरम में बोला था कि आप वो फॉर्मेट यूज नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर आपसे सिर्फ एक आंसर मिलता। आपकी डिमोवियस थ्योरम क्या थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, लेट्स रिकॉल अवर डिमोवियस थ्योरम। cos θ I sin θ to the power n is equal to cos n θ plus I sin n θ। यही थी हमारी डिमोवियस थ्योरम। अब अगर यहाँ पर n के प्लेस पर हमारे पास जो है cos θ plus I sin θ to the power 1/2 हो और हम इस फॉर्मूले में पुट करें 1/2 को, तो हमारी कितनी वैल्यूज आएंगी? क्वेश्चन है कि अगर हम 1/2 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है cos ½ θ plus I sin ½ θ। बट अभी मैंने इसके ठीक पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में बोला कि अगर पावर 1/2 है, मीन्स अपॉन में 2 है, तो हमें एग्जैक्टली 2 आंसर्स मिलने चाहिए। मीन्स वी हैव मिस्ड 1। हमने एक आंसर मिस कर दिया है इस थ्योरम को अप्लाई करके। अगर हम 1/3 होता ना, तो ये सब 3 करते हैं और हम 2 आंसर्स मिस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2/3 भी हो तो हम इसे 2/3 कर देंगे, लेकिन अपॉन में कितना है? 3। अपॉन में कितना है? 3। तो अभी भी हम कितने आंसर्स मिस कर रहे हैं? 2। एक आंसर मिल रहा है, 2 हम मिस कर रहे हैं। दैट्स वाई वी यूज अनदर फॉर्मेट ऑफ डिमोवियस थ्योरम। जब भी आपको
पावर में रेशनल नंबर मिले, एक ऐसा फ्रैक्शन मिले, रेशनल तो नहीं बोलूंगा बिकॉज उसमें इंटीजर भी आ जाते हैं, अगर आपकी जो पावर n है दैट इज अ फ्रैक्शन, अगर आपकी पावर एक फ्रैक्शन है तो आप डे मोवियस थ्योरम का दूसरा फॉर्मेट यूज करेंगे। वो क्या है, लेट्स सी। देखिए सिमिलर फॉर्मेट है, वो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। आप लोग सोच रहे होंगे सर वही लिख रहे हैं, तो नहीं, मैं इसके साथ साथ और भी लिखूंगा। अगला cos n 2 पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन n 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। मीन्स थीटा था यहाँ पे, अब हमने थीटा को 2 पाई प्लस थीटा कर दिया, साइन में भी कॉस में भी, ठीक है। ये दूसरा था। तीसरा आएगा आपका cos n, अभी यहाँ 2 था, अब हम 4 करेंगे, 4 पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन n 4 पाई प्लस थीटा। मीन्स यहाँ पर देखो केवल थीटा था, फिर हमने 2 पाई ऐड किया एंगल में, फिर हमने 4 पाई किया, अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 पाई करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। फिर 8 पाई, कब तक, ऐसा हम कब तक करेंगे, मीन्स हम थीटा की वैल्यूज कब तक इंक्रीज करते जाएंगे। तो हम तब तक करेंगे, कब तक, हम तब तक करेंगे जब तक हमें हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज नहीं मिल जाती। मीन्स अगर n की वैल्यू 4/5 है तो हमें कितने आंसर्स मिलने चाहिए, सर अपॉन में 5 है तो हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से 5 मिलने चाहिए, ठीक है, एब्सोल्युटली 5 मिलने चाहिए। तो हम कहाँ तक जाएंगे, ये 1 है, ये दूसरा 2 है, 3 मिला, इसके बाद चौथा, उसके बाद 5वां, ठीक है। जब 5 मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे इट्स ओके। जब हम 6वां कैलकुलेट करेंगे ना, 6th वन, तो हम फिर लौट करके पहले पे आ जाएंगे। आप कभी भी करके देख लीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप कभी भी करोगे, अगर आप 6 करते हो तो आप पहले पे आ जाओगे। अगर आपका अपॉन में 5 है तो आप 5 कैलकुलेट करो, अपॉन में 2 है तो 2 करो, अपॉन में 3 है तो 3 करो, ठीक है। बट अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी चीयरफुल।